औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it's my lecture number 12 for the students of BS English second semester, and in this lecture we shall continue our topic modern period. Students, कल हमने मॉडर्न पीरियड का टॉपिक शुरू किया था अपने लेक्चर नंबर 11 में, और हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा, एक दो इज़म्स पढ़े थे जैसे मॉडर्निज़म और डाडाइज़म। आज हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक क्लोज़ हो जाए, और पहले की तरह से मैं उर्दू में से एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्योंकि इसमें जो कुछ डिस्कस हुआ है वो बहुत अहम है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। आज हम इम्प्रेशनिज़म से बात शुरू करेंगे। जी, मैं ज़रा पेज का फोकस सेट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा जी, जी now it's proper, yes it is. So impressionism was a movement that showed the effect of things on the mind of the artist, and the artist expressed his expressions through the medium of पेंटिंग एंड ड्रामा। इसको हमने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, लेकिन चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका था मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख सका। तो इन पहली दो लाइनों में इम्प्रेशनिज़म को डिफ़ाइन किया गया, इसकी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है कि इम्प्रेशनिज़म में एक राइटर या एक आर्टिस्ट अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखता है वो हालात व वाक़यात उसके जहन को मुतासिर करते हैं, फिर वो इस सब कुछ को यानी अपनी फीलिंग्स को अपनी पोइट्री के ज़रिए से, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू या फिर अपने स्कल्पचर के थ्रू अपने रीडर्स तक, अपने व्यूअर्स तक या अपने लिसनर्स तक पहुंचाता है। और वो जो भी कुछ तख्लीक करता है, उसकी शायरी, उसका मुजस्समा या उसकी पेंटिंग, उसके जहन के अंदर मौजूद ख़यालात को देखने वालों तक पहुंचाती है, यानी वो अपनी तख्लीक में अपनी सोच का इम्प्रेशन, एक तासुर देता है। ये चीज़ इम्प्रेशनिज़म है। इम्प्रेशनिज़म वॉज अ मूवमेंट इन पेंटिंग। इट स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1860। 1860 में इसका आगाज़ हुआ फ्रांस में। ये पेंटिंग से मुतल्लिक एक मूवमेंट थी। तो जनाब इस पॉइंट को याद रखिएगा, MCQs में आपके काम आ सकता है। इम्प्रेशनिज़म पर अगर आपको नोट्स लिखना पड़े वहाँ भी आपके काम आएगा कि व्हाट वाज इम्प्रेशनिज़म। इम्प्रेशनिज़म वाज अ मूवमेंट इन पेंटिंग। इट स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1860s। द टर्म इम्प्रेशनिज़म कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ mid-19th century French painting which was in reaction to the academic style of the day। इसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि लफ्ज़ इम्प्रेशनिज़म कहाँ से निकला। एक शख्स था, एक पेंटर था। द नेम ऑफ द मूवमेंट वॉज टेकन फ्रॉम द टाइटल ऑफ अ क्लाउड मूवमेंट्स वर्क इम्प्रेशन सॉलिवेंट। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, आगे ब्रैकेट में इसका मतलब लिख रखा है इम्प्रेशन सनराइज़। तो ये एक पेंटर की पेंटिंग थी जिसका उन्वान था इम्प्रेशन सनराइज़, और वहाँ से इस इज़म को नाम मिला इम्प्रेशनिज़म। इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड relatively small, thin yet visible brush strokes, open composition, emphasis on accurate depiction of light in its changing qualities, ordinary subject matter, etc. तो कहा गया कि जनाब इसकी क्वालिटीज़ क्या है कि एक पेंटर अपनी पेंटिंग पर ब्रश मार्क्स छोड़ देता है, छोटे छोटे दाग धब्बे छोड़ देता है। हाँ, उसकी पेंटिंग में लाइट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, किसी आम से मौजू पर वो तस्वीर पेंट करता है। मैटर इंक्लूडिंग inclusion of movement as a crucial element of human
परसेप्शन, इसकी पेंटिंग में मूवमेंट ज़रूर होती है एंड एक्सपीरियंस एंड अनयूजुअल विजुअल एंगल्स, और इसकी तस्वीर के एंगल्स मामूल से हटकर होते हैं इन लिटरेचर। और अनयूजुअल एंगल्स का मतलब क्या है, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये पेंटिंग्स कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि इनमें इंसान, जानवर, परिंदे, रेप्टाइल्स सभी का अक्स मिलता था, एक ही तस्वीर में बहुत से सब्जेक्ट्स मिला करते थे। इन लिटरेचर इम्प्रेशन इज़ अ स्टाइल दैट सीक्स टू कैप्चर अ फीलिंग और एक्सपीरियंस। और जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर ये एक स्टाइल है, और इस स्टाइल में क्या किया जाता है, सीक्स टू कैप्चर अ फीलिंग, एक एहसास को कैप्चर किया जाता है, और एक्सपीरियंस रादर दैन टू अचीव एक्यूरेट डिपिक्शन, यानी एक मंज़र को डिपिक्ट नहीं किया जाता, उसकी मंज़र कशी नहीं की जाती, लफ्ज़ों से तस्वीर नहीं बनाई जाती, बल्कि राइटर ने जो मंज़र देखा उससे जो फीलिंग्स उसे वसूल हुई वो अपनी फीलिंग्स को अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाता है शायरी में। देयर आर सेवरल ऑथर्स हु कैन बी प्लेस्ड इन दिस स्कूल इंक्लूडिंग जोसेफ कॉनरड, जेम्स जॉयस एंड हेनरी जेम्स। ये चंद एक नेम्स हैं जनाब जिन्होंने इम्प्रेशनिस्टिक पोइट्री तख्लीक की। इनकी पोइट्री में इम्प्रेशनिज़म हमें मिलता है। मैं ज़रा पेज चेंज कर लूँ। ओके जी, द इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक इज़ अपेरेंटली सब्जेक्टिव। ये टेक्निक क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी तस्वीर पेंट करने वाला ये शायर अपने अंदर की बात, अपनी सोच शेयर करता है रीडर्स के साथ। उसने जो देखा, जो उसने महसूस किया, वो अपनी फीलिंग्स को बयान करता है। इन द मॉडर्न नॉवल इम्प्रेशनिज्म फ्रीक्वेंटली रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ centering in the mental life of the chief character rather than the reality around him। नॉवल में इम्प्रेशनिज्म किस तरह से पैदा किया गया कि इम्प्रेशनिस्टिक नॉवल लिखने वाला नॉवलिस्ट अपने हीरो यानी नॉवल के सेंट्रल कैरेक्टर के जहन के अंदर की दास्तान बयान करता है, उसकी इनर मेंटल वर्किंग हमारे सामने पेश करता है। नॉवलिस्ट हमें ये नहीं बताता कि उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द की रियलिटीज़ क्या हैं, बल्कि वो क्या सोचता है, उसके जहन के अंदर क्या कशमकश है, हमें उससे आगाह किया जाता है। राइटर्स सच एज प्रूस्ट, जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ dwell in their characters, memories, associations and inner emotional reactions। तो चंद एक राइटर्स के नाम लिए गए जिसमें वर्जीनिया वुल्फ शामिल है, इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बहुत अहम राइटर है जदीद दौर की, जेम्स जॉयस। इन लोगों ने अपने नॉवेल्स में इम्प्रेशनिज़म का इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इम्प्रेशनिज़म के बाद एक्सप्रेशनिज़म, इसी से मिलता जुलता एक और इज़म है। आइए इसको भी तफसील से पढ़ते हैं। एक्सप्रेशनिज़म वॉज अ मूवमेंट विच एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ द पीपल रादर दैन ऑब्जेक्ट। कहा गया कि एक्सप्रेशनिज़म एक ऐसी तहरीक थी विच एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ द पीपल रादर दैन द ऑब्जेक्ट, कि जो लोगों की फीलिंग्स को पेश करती है। तो एक्सप्रेशनिज़म और इम्प्रेशनिज़म में फ़र्क क्या है? इम्प्रेशनिस्ट अपने इम्प्रेशंस को रीडर्स के सामने पेश करता था, यानी इम्प्रेशनिज़म को फॉलो करने वाला एक शायर अपनी फीलिंग्स को एक इम्प्रेशन, एक तासुर के साथ अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाता था। जबकि एक्सप्रेशनिज़म में लोगों की फीलिंग्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, लोगों की फीलिंग्स पर रोशनी डाली जाती है, लिखने वाला अपनी ज़ात को एक तरफ रखता है। द टर्म एक्सप्रेशनिज्म इज specifically applied to a group of early 20th century German dramatists including Kaisar, Toller and Wedekind। ये चूँकि जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसकी प्रोनंसिएशन, इसका तलफ़ुज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो 3 ड्रामेटिस्ट के नाम लिखे गए जो कि जर्मन ड्रामेटिस्ट थे, जर्मनी से उनका ताल्लुक़ था, जर्मन लैंग्वेज में ड्रामास लिखा करते थे और उन्होंने अपने ड्रामास में एक्सप्रेशनिज़म का इस्तेमाल किया था।
और वहीं से ये टेक्निक फिर यूरोप में, इंग्लैंड में पहुंचती है। Their work was often characterized by a bizarre distortion of reality. Bizarre distortion of reality. Bizarre मतलब होता है स्ट्रेंज, अजब। यानी ये लोग रियलिटी को बड़ा अजब से अंदाज में तोड़ फोड़ कर बयान किया करते थे। ओके, अपनी बात को जारी रखते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, डिस्टॉर्शन मतलब कटा फटा, बुरी हालत में। सेंट्रल कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड इनसाइड अ डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन राइटर्स की टेक्निक क्या थी? एक्सप्रेशनिस्ट की बात हो रही है कि एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स जब ड्रामा लिखा करते थे तो उनके ड्रामा की टेक्निक क्या थी? सेंट्रल कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड इनसाइड अ डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ द वर्ल्ड। ड्रामा के सेंट्रल कैरेक्टर को इस दुनिया के एक डिस्टॉर्टेड विजन में कैद कर दिया जाता था, दैट आइदर रिफ्लेक्ट्स देयर ओन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और वो जो विजन था या तो उस कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल कंडीशन को बयान करता था, कॉन्फ्लिक्ट मतलब तजाद, झगड़ा, इख्तलाफ, और दोज ऑफ द सोसाइटी इन विच द ओरिजिनल रीडर्स लिव्ड, या फिर उस मुआशरे की नफ्सियाती कैफियत को बयान करता था जिसमें एक रीडर रहता है। अब इस सेंटेंस में एक टेक्निकल सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपकी आसानी के लिए। कहा गया कि सेंट्रल कैरेक्टर आर ट्रैप्ड इनसाइड अ डिस्टॉर्टेड विजन। ट्रैप्ड इनसाइड अ डिस्टॉर्टेड विजन, इसकी वजाहत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि जब ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखना शुरू करता है तो वो एक सिचुएशन बनाता है, एक आइडिया, एक मिथ बनाता है। वो आइडिया, वो सिचुएशन उस मुआशरे की किसी उलझन, किसी परेशानी से मुतल्लिक है, या वो आइडिया या वो मिथ या वो तसव्वुर ड्रामा के हीरो के जहन की किसी परेशानी से मुतल्लिक है। यानी ड्रामा का हीरो किसी परेशानी में कैद है, परेशानी में मुब्तला है। वो परेशानी उसकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक हो सकती है, वो परेशानी उसमें उसके मुआशरे से मुतल्लिक हो सकती है, मुआशरे में फैली हुई किसी बुराई से मुतल्लिक हो सकती है। और वो इसी कैफियत में स्टेज पर आता है, देखने वालों के सामने आता है। Expressionism attempts to portray the inner working of a person's mind by effectively। तो एक्सप्रेशनिस्ट क्या करते हैं कि कैरेक्टर के जहन की अंदर की वर्किंग को, उसके अंदर की सोच को पोर्ट्रेट करते हैं, उसका अक्स बनाते हैं, तस्वीर बनाकर पढ़ने वाले के सामने, ड्रामा देखने वाले के सामने पेश करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं? इफ़ेक्टिवली टर्निंग देम इनसाइड आउट। गोया कि वो अपने सेंट्रल कैरेक्टर के जहन को, उसकी सोच को निकाल के बाहर रख देते हैं, इनसाइड आउट, एंड अलाउइंग मेंटल स्टेट्स टू शेप देयर फेस, बॉडी। और उनकी जो मेंटल स्टेट है वो उनके चेहरे के तासुरात से, उनके बॉडी मूवमेंट से हमें पता चलती है। एंड इवन द वर्ल्ड इन विच दे लिव। और वो लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जैसी दुनिया में रहते हैं, उनकी स्टेट भी कुछ ऐसी ही पेश की जाती है स्टेज सेटिंग में। इन एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर, the physical consequences of a distorted situation are followed through as if it were completely real। कहा गया कि जो फिज़िकल सेटिंग है स्टेज की, वो इस तरह से बयान की जाती है, इस तरह से सेटिंग की जाती है गोया कि सब कुछ असल है। इन थिएटर, एक्सप्रेशनिज्म रिजल्ट्स इन अ ड्रामा ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। तो इस एक्सप्रेशनिज्म ने एक ख़ास तरह के ड्रामा को तख्लीक किया जिसको ड्रामा ऑफ प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड टुक सेकेंड प्लेस टू द इनर
टर्मोइल मतलब होता है उलझन, परेशानी, अफरा तफरी, एक्सपीरियंस्ड बाय द मेन कैरेक्टर। ये पहले वाली बात रिपीट की गई है अल्फाज को बदल के, लेकिन चूँकि सेंटेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड टुक सेकेंड प्लेस। कहा गया कि ऐसे ड्रामास में बैरूनी दुनिया का दिखाना सेकंड प्लेस पे आ जाता है, दूसरे दर्जे पे आ जाता है। टू द इनर टर्मोइल एक्सप्रेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर, जबकि इनर टर्मोइल कैरेक्टर के अंदर की कशमकश, उसके जहन की सोच ज़्यादा अहमियत रखती है, वो फर्स्ट प्लेस पे होती है, उसके इर्द गिर्द के हालात, उसकी दुनिया दूसरे नंबर पर आ जाती है। विच इज़ एक्सप्रेस्ड वाया लॉन्ग मोनोलॉग्स, और अंदरूनी कैफियत को बयान करने के लिए, राइटर की सोच को, जहन को बयान करने के लिए मोनोलॉग की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। मोनोलॉग मतलब होता है ख़ुद कलामी, अपने आप से बात करना। This can be seen as a reaction against a comfortable, uncaring and increasingly मैकेनाइज्ड सोसाइटी। और ये क्यों किया गया? एक कंफर्टेबल सोसाइटी को शौक धचका देने के लिए। ये वही बात है जो कि हमने डाडाइज़म में पढ़ी थी। एक वो शख्स जिसने मोनालिसा की तस्वीर पर मस्टश मूछें बना दी थी और उसने अपनी आर्ट गैलरी में एक यूरिनल रख दिया था। उसका क्या मकसद था? मुआशरे को एक धचका देना, सोए हुए मुआशरे को, अपनी कंफर्ट्स में डूबे हुए मुआशरे को एक धचका देना। तो यहाँ पर उसी आइडिया को रिपीट किया गया है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। द मूवमेंट दो शॉर्ट लिव्ड, अगरचे ये मूवमेंट थोड़ी देर के लिए रही, गेव impetus to a free form of writing and of production in modern theatre, लेकिन इसकी बना पर थिएटर में एक नई किस्म का ड्रामा वजूद में आ गया जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा है, द ड्रामा ऑफ प्रोटेस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्रेशनिज्म in literature, notably in the novel and the drama, are similar to those in art। तो कहा गया कि एक्सप्रेशनिज्म, the objective of expressionism in literature, notably in the novel and drama, are similar to those in the art। यानी जो काम इसने आर्ट में किया, पेंटिंग में किया, स्कल्पचर मुजस्मा साजी में किया, वही इसने लिटरेचर में भी असर दिखाया। द कैरेक्टर्स एंड सीन्स आर प्रेजेंटेड इन अ स्टाइलाइज्ड डिस्टॉर्टेड मैनर। स्टाइलाइज्ड डिस्टॉर्टेड मैनर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। विद द इंटेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग इमोशनल शॉक, इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को ख़ास तरह का ड्रेस और गेटअप दिया जाता है ताकि वो बता सकें कि वो ज़हनी तौर पर कितने डिस्टर्ब हैं। यानी ड्रामा का सेंट्रल कैरेक्टर, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ड्रामा के सेंट्रल कैरेक्टर को एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब शख्स की हैसियत से स्टेज पर पेश किया जाता है, एक पागल शख्स की हैसियत से पेश किया जाता है। उसकी ड्रेसिंग, उसका हेयर स्टाइल, उसका बात करने का अंदाज़ सब कुछ बताता है कि ही इज़ डिस्टर्ब्ड, वो ज़हनी तौर पर बड़ा डिस्टर्ब है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा गेव राइज टू अ न्यू अप्रोच टू स्टेजिंग, सीन डिज़ाइन एंड डायरेक्टिंग। इसकी बिना पर सीन को डिज़ाइन करना, स्टेज सेटिंग करना, डायरेक्शन करना, इन सारी चीज़ों को एक नई शक्ल सूरत मिली, क्योंकि एक्सप्रेशंस, तासुरात देने के लिए स्टेज की एक ख़ास सेटिंग होती थी, डिज़ाइनिंग की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट अ टोटली यूनिफाइड स्टेज पिक्चर दैट वुड इंक्रीज़ द इमोशनल इम्पैक्ट। और इस सब कुछ को करने की क्या वजह थी? यूनिफाइड स्टेज पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर बनाई जाए, एक ऐसी तस्वीर पेश की जाए अपने देखने वालों के लिए कि वो एक मुनज़्ज़म तस्वीर हो। प्रोडक्शन ऑन द ऑडियंस, सेट डिज़ाइनर्स यूज टेक्निक्स सिमिलर टू दोज ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट। तो ऐसे ड्रामा के सेट डिज़ाइनर्स ने वही टेक्निक इस्तेमाल की जो कि एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स इस्तेमाल करते हैं, टू प्रोवाइड विजुअल स्टिमुलेशन कॉन्सोनेंट विद द ड्रामास। ठीक, तो ये एक्सप्रेशनिज्म हमने पढ़ा, इसका खुलासा बयान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक्सप्रेशनिज्म ये तहरीक जर्मनी में शुरू हुई। ड्रामेटिस्ट थे 3 जिन्होंने ये काम शुरू किया। और एक्सप्रेशनिज्म में क्या किया जाता था कि
लोगों के इम्प्रेशंस को, लोगों की फीलिंग्स को हाईलाइट किया जाता था। ड्रामेटिस्ट खुद एक साइड पे रहता है, वो लोगों की फीलिंग्स को पेश करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी इमेजिज़म। इमेजिज़म इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट विच वॉज ओरिजिनेटेड बाय एज़रा पॉन्ड इन 1912। ओके जी, इमेजिज़म बड़ा अहम होगा क्योंकि इसका ओरिजिनेटर, इसको बनाने वाला, पैदा करने वाला शायर एज़रा पॉन्ड एक बड़ा अहम शायर है। इसको हम अगले किसी लेक्चर में पढ़ रहे हैं। 1912 इन कोलैबोरेशन विद फेलो पोइट्स सच एज हिल्डा डॉलिटेल, रिचर्ड ऑल्डनिंग एंड F.S. फ्लिंट। ओके, अब हम इमेजिज़म से मुतलिक पढ़ रहे हैं, और इमेजिज़म से मुतलिक पढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात बता दूं कि जब मैं एक्सप्रेशनिज़म पढ़ रहा था तो लास्ट चंद लाइंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर नहीं हुई क्योंकि मैं पेज की सेटिंग अप करना भूल गया था। तो एनीवे, जब आपको इसके नोट्स व्हाट्सएप किए जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक, हाँ जी, तो हम इमेजिज़म से मुतलिक पढ़ रहे थे। इसमें जो अहम चीज़ आपके याद रखने वाली है मैं रिपीट कर देता हूँ। शुरू में ही आपको बताया गया कि ये तहरीक इमेजिज़म एज़रा पॉन्ड ने शुरू की, 1912 में शुरू की। एज़रा पॉन्ड एक बहुत अहम शायर है जिसको हम आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। एंड ही वॉज एन अमेरिकन बाय ओरिजिन। इसकी पैदाइश, ये शख्स बाय बर्थ अमेरिकन था, इसकी पैदाइश अमेरिका में हुई थी, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यूरोप में बसर किया। ओके, नेक्स्ट लाइन। T.S. Eliot liked and followed Imagism. It is known as the most influential movement in English poetry. Imagism इंग्लिश शायरी में बड़ी अहम समझी जाती है। मेजर फीचर्स ऑफ इमेजिज़म इंक्लूड इट्स यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच। तो इमेजिज़म की पहली क्वालिटी क्या थी कि आम लोगों की बोलचाल, आम लोगों की ज़ुबान इस्तेमाल की गई शायरी में। यूज़ ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिव वर्ड्स। ये शायर, इमेजिज़म को फॉलो करने वाले शायर सही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। एक सही बात को, एक सही आइडिया को बयान करने के लिए वो लोग शायराना लफ्ज़, सजे संवरे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करते थे। वो प्रोज़ेक वर्ड्स, रूखे फीके सादा लफ्ज़ बयान किया, इस्तेमाल किया करते थे। उनका मकसद था बात को बयान करना, आइडिया को कन्वे करना, ना कि बात को सजाना, संवारना। यूज़ ऑफ फ्री वर्स, उन्होंने फ्री वर्स का इस्तेमाल किया, कोई स्टैंजा, कोई राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं। इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म्स, माजी की जो कन्वेंशनल फॉर्म्स थी, कन्वेंशनल मतलब होता है रिवायती, यानी जो रिवायती अंदाज़ चला आ रहा था पोइट्री का, शायरी को कंपोज करने का, उन्होंने उस अंदाज़ को रिजेक्ट कर दिया था। फ्रीडम ऑफ द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, उनके पास अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की आज़ादी थी। प्रेसिजन ऑफ इमेजरी, और उनकी इमेजरी बड़ी ख़ास हुआ करती थी। हाँ, ये जो है प्रेसिजन ऑफ इमेजरी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेसिजन ऑफ इमेजरी, क्योंकि इमेजिज़म इसी से तो है। ये जो इमेजनिस्ट पोइट थे, इमेजिज़म बनाने वाले, ये अपनी शायरी के ज़रिए से एक इमेज क्रिएट करते थे, लफ्ज़ों से एक तस्वीर बनाया करते थे, ताकि पढ़ने वाले को एहसास हो कि शायर कहना क्या चाहता है। शायर के जहन में जो आइडिया है वो अपनी जिन फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहता है अपने सुनने वालों के साथ, अपने पढ़ने वालों के साथ, वो उन फीलिंग्स को एक इमेज बनाकर, एक मंज़र बनाकर, लफ्ज़ों से एक मंज़र बनाकर पेश किया करता था। लिहाजा उनकी इमेजरी बड़ी प्रिसाइज़ हुआ करती थी। नबीतुल मुहतात एंड द यूज़ ऑफ क्लियर लैंग्वेज, साफ़ शफाफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे ये लोग, यानी इनकी शायरी में ऐसे अल्फाज नहीं होते थे कि जिनके मतलब तलाश करना पड़े। द इमेजिस्ट रिजेक्टेड द सेंटिमेंट डिस्कर्सिवनेस विच वॉज टिपिकल ऑफ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री, यानी इनकी शायरी में सेंटिमेंटलिज्म, रोमांटिसिज्म नहीं था। वो सेंटिमेंट्स, एहसासात, जज्बात को तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि जो वो बयान करना चाहते थे उसको एक इमेज की सूरत में बयान करते थे। इमेज पोर्ट्रे करना, एक अक्स बनाना, ये उनकी शायरी का फोकस हुआ करता था। उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी एक इज़म था, एक मूवमेंट थी,
और व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं एक तालिब इल्म हुआ करता था, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पहली मरतबा मैंने पढ़ा व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ माय फाइनल ईयर एट मास्टर्स लेवल। एमए इंग्लिश का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से मुतलिक मैंने एक नावल पढ़ा, फिर इससे मुतलिक सवालात तैयार किए जो कि मेरे पेपर में आने थे, एंड आई वाज शॉक्ड। ये टेक्निक, ये स्टाइल शॉकिंग है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उर्दू में इसके पढ़ने से पहले, फिर इसको हम तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेरा पसंदीदा टॉपिक रहा है मेरी स्टूडेंट लाइफ में। स्ट्रीम मतलब है नदी, नदी जो कि बहती चली जाती है। कॉन्शियसनेस शऊर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिखने वाला अपने कैरेक्टर के अंदर को, उसकी सोच को, उसके जहन को या उसकी थिंकिंग को एज इट इज़ बयान कर देता है जैसे वो थिंकिंग चल रही है। मिसाल के तौर पर मैं, आप लोग, कोई भी शख्स, हम लोग शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर सोचते चले जाते हैं, मुसलसल सोचते हैं, हमारी सोच नहीं रुकती। सपोज़ आप लोग इस वक्त बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, ख्याल करते हैं, आप लोग सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि क्या पेपर में ये सवाल आ सकता है। यू आर थिंकिंग अबाउट योर पेपर, यानी यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। एक लम्हा आप अपने पेपर से मुतलिक सोच रहे हैं जो कि फ्यूचर का एक केस है, फिर उसी लम्हे, विद इन दैट वेरी सेकेंड, उसी एक सेकेंड के अंदर आपका जहन माजी में चला जाता है, आपको माजी का कोई वाक़या याद आता है, इसकी हल्की सी झलक आपके जहन में आती है, फिर उसी लम्हे आप मौजूदा दौर में, प्रेजेंट में आ जाते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं कि मैंने फ़लाँ काम करना ही, इतने मिनट रह गए हैं, आई शुड हरी अप, मुझे जल्दी करना चाहिए। तो हमारा जहन, इंसान का जहन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मुसलसल जंप करता रहता है। आवर थिंकिंग इज़ नेवर स्ट्रेट एंड कांस्टेंट। ये मुस्तकिल मिजाज नहीं होती, हमारी थिंकिंग में फ़र्क आता रहता है। इस चीज़ को एज इट इज़ बयान करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहलाती है। और वर्जीनिया वुल्फ, ये नाम वर्जीनिया वुल्फ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इस चीज़ की माहिर थी। तो आइए अब इसको पेज पर पढ़ते हैं, जो कुछ यहाँ लिख रखा है वो पढ़ते हैं। वैसे मैं उर्दू में इसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर चुका कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेफर्स टू एन अनइंटरप्टेड ऑकरेंस ऑफ थॉट्स। अनइंटरप्टेड ऑकरेंस ऑफ थॉट, अगर आप इस फ्रेज पर तवज्जो दें, इसको समझ लें, तो सारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझ आ जाती है। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेफर टू, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या करता है, ये हवाला देता है, रेफर टू इशारा देता है अनइंटरप्टेड अकरेंस ऑफ थॉट्स, ख़यालात के रूनुमा होने पर। वो ख़यालात जो मुसलसल रूनुमा होते चले जाते हैं, अनइंटरप्टेड हैं, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती। एंड आइडियाज़ इन द कॉन्शियस माइंड, और हमारे जहन में आइडियाज़ पनपते चले जाते हैं। इन लिटरेचर, लिटरेचर में थर्ड टर्म रेफर्स टू द फ्लो ऑफ सच थॉट्स। लिटरेचर में इसका मतलब है थॉट्स, ख़यालात का बहाव, एज अकर टू आ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स थिंकिंग प्रोसेस, जो कि एक किरदार के जहन में जो ख़यालात उभरते हैं उसका थिंकिंग प्रोसेस एज इट इज़ बयान करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो ये जो फर्स्ट 3 लाइंस मैंने पढ़ी हैं, इसमें बड़ी तफसील के साथ, बड़ी गहराई में जाकर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को डिफ़ाइन किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स एंड लेटर 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट सच एज डोरोथी रिचर्डसन, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। इन 4-5 राइटर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, लेकिन इसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? विलियम जेम्स ने। तो याद रहे कि हु वाज द फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? विलियम जेम्स। और बाकी इसके इस्तेमाल करने वाले कौन कौन थे? जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। ये 2 बड़े अहम नाम हैं, इनको याद रखिएगा। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल यूज्ड नैरेटिव टेक्निक। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नैरेटिव, नरेशन, बयान करने का अंदाज़ इस्तेमाल होता था, नरेट करने का अंदाज़ इस्तेमाल होता था ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मतलब होता है अंदरूनी, तो मोनोलॉग यानी ख़ुद कलामी,
इसका जिक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटीरियर मोनोलॉग क्या है? एक तो यह है कि एक शख्स बोल रहा है, बात कर रहा है, हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके होंठों को हिलता हुआ देखते हैं। लेकिन एक इंटीरियर मोनोलॉग है कि एक शख्स खामोश बैठा है, पुरसकून है, लेकिन उसके अंदर मुसलसल एक कॉन्वर्जेशन, एक गुफ्तगू चल रही है। वो अपने आप में सोच रहा होता है कि कल मुझे ये काम करना है, मैं फ़लाँ शख्स को ये जवाब दूंगा, फिर मुझे ये काम भी तो करना है, वो काम भी तो करना है, अगर ऐसा हो गया तो नतीजा क्या होगा, दिस एंड दैट। ये सब कुछ क्या है? ये इंटीरियर मोनोलॉग कहलाता है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर्स इसी इंटीरियर मोनोलॉग का सहारा लेते हैं हमें बताने के लिए कि कैरेक्टर की थिंकिंग क्या है। द फोकस ऑन द इंटीरियोरिटी ऑफ द सेल्फ वॉज द वे टू ग्रैस्प द चेंज्ड नोशन ऑफ रियलिटी। नोशन ऑफ रियलिटी, नोशन मतलब आइडिया, नहीं, हकीकत के आइडिया को हमारे सामने एक नए अंदाज में पेश करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग की टेक्निक अपनाई और इस तरह से इंटीरियोरिटी को, अंदरूनी सोच को उन्होंने हमारे सामने पेश किया। और वो जो अंदरूनी सोच थी, कैरेक्टर के अंदर की सोच, उसको रियलिटी कहा गया है। The pre-speech level of consciousness of the character, where the narrative deal with what is freely sensed or felt by the characters rather than what is directly uttered, change the way। ओके, कहा गया कि एक कैरेक्टर महसूस क्या करता है उसको बयान करना इनका स्टाइल था, ना कि अटर्ड, उसके अल्फाज बयान करने। यानी एक कैरेक्टर महसूस करके क्या कहता है, क्या रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन पेश करना इन राइटर्स का मकसद नहीं था, बल्कि उनका कैरेक्टर क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग क्या है, ये पेश करना इनका स्टाइल था, अंदाज था। द वे दैट नैरेटिव्स हैड बीन यूजिंग, यानी वो नरेटर्स ये अंदाज बयान कर रहे थे। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवल की टेक्निक का जिक्र हो रहा है। द एक्सप्रेशंस ऑफ द सेल्फ वाज आल्सो टू हाईलाइट द क्राइसिस ऑफ द सेल्फ विद इन इटसेल्फ, यानी ज़ात के अंदर के क्राइसिस को बयान करना, ज़ात के अंदर के क्राइसिस को हाईलाइट करना उनका अंदाज था। द रूट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर फाउंड इन पिकासोस क्यूबिज्म which was an art of movement invented in 1907। ओके, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बर्थ प्लेस क्या है, ये पैदा कहाँ से हुआ, निकला कहाँ से। तो इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बासाते खुद एक इज़म में से निकला है। इससे पहले भी एक इज़म चल रहा था, एक तहरीक चल रही थी, और इस तहरीक में से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ। ओके जी, द रूट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर फाउंड इन पिकासो एक पेंटर था जी। क्यूबिज्म विच वॉज एन आर्ट मूवमेंट इन्वेंटेड इन 1907-8। 1907-1908 के ज़माने में एक पेंटर पिकासो ने एक ख़ास अंदाज अपनाया था पेंटिंग्स का।